क्या आपने कभी किसी ऐसे चोर के बारे में सुना है जो अपना चेहरा छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ले? और सोचिए अगर वही आदमी एक ऐसा स्कैम करे जो पूरे राज्य की इकोनॉमी हिला कर रख दे और लाखों घरों के चूल्हे बुझा दे। जी हाँ, इस आदमी ने किया था 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला, 200 से ज्यादा फेक कंपनियां और 17 लाख से ज्यादा परिवार को बर्बाद किया। ये कोई आम चिट फंड फ्रॉड नहीं था। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके तार सत्ता के बड़े गलियारों से जुड़े हुए थे। और आज हम इस पूरी कहानी का सच खोलने वाले हैं, परत दर परत, ताकि आपको समझ में आए कि एक आदमी ने कैसे अपने हिसाब से पूरे सिस्टम के साथ खेला। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था सुदीप्त सेन। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहा जाता है कि 90 के दशक में उसका नाम शंकरादित्य सेन था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो एक कथित ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में फंस गया था और फिर अचानक गायब हो गया। और यहीं से कहानी में आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। माना जाता है कि अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपना चेहरा बदला, अपना नाम बदला और शंकरादित्य सेन से बन गया सुदीप्त सेन। सोचिए, कोई इंसान अपना नाम नहीं बल्कि अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दे ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सके। और यही उसने किया। नई पहचान के साथ वो 2004 के आसपास उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुआ और फिर 2006 में उसने लॉन्च किया शारदा ग्रुप। लेकिन ये कोई आम कंपनी नहीं थी, बल्कि ये एक सोचा समझा जाल था। एक ऐसा जाल जिसमें वो लोगों को टारगेट किया जो फाइनेंशियल सिस्टम से दूर थे, गांव के लोग और मिडिल क्लास परिवार जिनके पास बैंक्स तक आसान पहुंच नहीं थी। और फिर उसने बनाई एजेंट्स की एक ऐसी आर्मी जो गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते थे। इन एजेंट्स को 25% से लेकर 40% तक कमीशन दिया जाता था। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट पर इतना बड़ा कमीशन देगा तो पैसा आएगा कहां से? और ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। लोगों को सपना दिखाया गया और उन्हें कहा गया कि आपका पैसा डबल होगा, आपको जमीन मिलेगी और आपको फॉरेन ट्रिप भी मिलेगी। और जब सपना बड़ा होता है तो इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है। असल में शारदा ग्रुप कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। ये एक क्लासिक पोंजी स्कीम थी। नए लोगों का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा था प्रॉफिट के नाम पर, और जब तक नया पैसा आ रहा था तब तक सब खुश थे। लेकिन सुदीप्त सेन सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था बल्कि पावर भी खरीद रहा था। उसने मीडिया हाउसेस खरीदे, न्यूज चैनल शुरू किए, उसने पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज को अपने नेटवर्क में शामिल किया ताकि लोग उसे एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन समझे। जब मीडिया और पॉलिटिक्स आपके साथ हो तो सच बहुत देर के बाद सामने आता है, और यही हुआ। इस पूरी कहानी में एक और कैरेक्टर है जो उतना ही इम्पोर्टेंट है, देवजानी मुखर्जी। इन्होंने 2007 के आसपास शारदा ग्रुप में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम शुरू किया। वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली और फिर उनकी जिंदगी ने एक मोड़ लिया। सिर्फ 3 से 4 साल में वो बन गई कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये ग्रोथ कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं थी। देवजानी मुखर्जी कंपनी की सेकंड इन कमांड बन गई। उनके पास चेक साइन करने का अधिकार था। कंपनी के लगभग 100 सब्सिडरी कंपनीज की जिम्मेदारी उनके पास थी। कोई भी इंसान सुदीप्त सेन से सीधे नहीं मिल सकता था। उससे पहले देवजानी मुखर्जी से होकर गुजरना पड़ता था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने के बाद उनकी पूरी लाइफस्टाइल बदल चुकी थी। ये सिर्फ सफलता नहीं थी, ये पावर था, और ये पावर गलत जगह इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन हर पोंजी स्कीम का एक एंड होता है, और ये एंड आता है तब जब नया पैसा आना बंद हो जाता है। साल 2012 के आसपास पेमेंट डिले होने लगे, लोगों को पैसा वापस नहीं मिल रहा था। एजेंट्स पैनिक में आ गए, कई एजेंट्स गायब होने लगे, और फिर वो दिन आया जब पूरा सिस्टम टूट गया। लाखों लोग सड़कों पर आ गए। साल 2013 में शारदा ग्रुप कोलैप्स हो गया। आंदोलन शुरू हो गए, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। किसी ने बेटी की शादी का पैसा लगाया था तो किसी ने रिटायरमेंट का। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी थी। सुदीप्त सेन को समझ आ गया था कि अब बचना मुश्किल है, और फिर शुरू हुआ उसका भागने का प्लान। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुदीप्त सेन और देवजानी मुखर्जी दोनों एक साथ 6 अप्रैल 2013 के दिन कोलकाता से भागे। कोलकाता से भागा उड़ीसा, यूपी, पंजाब और फिर कश्मीर। हजारों किलोमीटर का सफर। एक आदमी जो कभी इनविजिबल किंग था वो अब एक भगोड़ा बन चुका था। फिर वो दिन आया 23 अप्रैल 2013।
जब कश्मीर के सोनमर्ग में एक होटल से दोनों को अरेस्ट किया। उस समय सुदीप्त सेन के पास से एक 18 पन्नों की चिट्ठी मिली, जिसमें उसने कई बड़े नेताओं के नाम लिखे थे जो उससे पैसा लेते थे, और यहीं से मामला और बड़ा हो गया। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर यह केस सीबीआई को सौंपा गया। इन्वेस्टिगेशन में कई बड़े नाम सामने आए, पॉलिटिशियंस, एमपीज, सीनियर ऑफिसर्स, कई लोग जेल गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर लोगों का पैसा गया कहां? ईडी और सीबीआई ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज सील की है। कुछ विक्टिम्स को थोड़ा बहुत पैसा वापस मिला, लेकिन लाखों लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। सुदीप्त सेन आज भी जेल में है और उस पर 100 से भी ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। देवजानी मुखर्जी को 2021 में कुछ मामलों में बेल मिली, लेकिन कई मुकदमों में वो लंबे समय तक कस्टडी में रही। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, उनके लिए ये नंबर्स मायने नहीं रखते। शारदा स्कैम सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था, ये भरोसे का खून था। ये उन माता पिता की कहानी है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ा था। ये उन बुजुर्गों की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स किसी और के हाथ में दे दी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि ऐसा बार बार क्यों होता है? क्योंकि हम शॉर्टकट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं जल्दी पैसा, इजी पैसा, और यही माइंडसेट हमें ट्रैप में फंसा देता है। आज भी ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं, बस नाम बदल गया है, प्लेटफॉर्म बदल गया है, लेकिन तरीका वही है। इसलिए अगली बार जब आपको कोई कहे गारंटेड रिटर्न और डबल पैसा, तो रुकिए और सोचिए और खुद से पूछिए कि क्या ये सच में पॉसिबल है? क्योंकि पैसा खोना सिर्फ नुकसान नहीं है, ये आपकी मेहनत का अपमान है। शारदा स्कैम हमें एक सबक देती है कि अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है, तो वो सच नहीं है। सही इन्वेस्टमेंट स्लो होता है और समय लेता है, लेकिन यही सेफ होता है। और असली समझदारी इसी में है कि आप अपने पैसे की वैल्यू समझे। अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां देखना और समझना चाहते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सीख लेकर आती है, तो अभी फेम एंगल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। और यहाँ आपको वही जानकारी मिलेगी जो आपको गलत फैसलों से बचा सकती है। मैं मिलूंगा आपको अगली इन्वेस्टिगेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद।